Hey everyone, this is CSE Tejal Gadaria with lots of energy. Let me start with this very important topic that is national income. बहुत सारे स्टूडेंट ने या तो छोड़ा होगा या तो अभी तक कंप्लीट नहीं किया होगा जबकि कल एग्जाम है। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रट्टा मारा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ पढ़ा होगा, रट्टा मारा होगा और समझ तो कुछ भी नहीं आया होगा जो कि उनको कल वैसे ही याद नहीं आएगा। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है जबकि ये चैप्टर बहुत ईजी है। इस चैप्टर में आपको बस ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे अपने आप ही डिराइव करना है, कुछ फॉर्मूलाज में खेलना कैसे है कि यार ये फॉर्मूला से हम ये वैल्यूज ढूंढ के वहां पे कैसे शिफ्ट हो जाए। ये सारा जो एक माइंडसेट है वो माइंडसेट स्टूडेंट्स का डेवलप नहीं होता है बिकॉज प्रैक्टिस कम होती है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आप लोगों का है कि आप लोग कोई भी कैटेगरी के हो, आपने अच्छे से किया है नहीं किया है रट्टा मारा है, कोई भी कैटेगरी के आप रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो भी आप लोगों को इस सेशन में बताऊंगी वो इतना क्रिस्प होगा और अपने आप ही आप लोग डिराइव करोगे। जब तक भले ही आप लोगों ने अभी तक कुछ किया भी नहीं होगा तभी कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आपको बस ये सेशन अच्छे से दिमाग में रखना है। कल अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया होगा तब भी पूरा चांस है कि आप लोग वो चीज को, वो जो भी सम्स होंगे उनको सॉल्व कर पाओगे क्योंकि आपको एग्जैक्ट टेक्निक पता होगी। मैं टेक्निक को बहुत प्रिसाइज तरीके से समराइज करके लाई हूँ और मैं ऐसा वर्ड टू वर्ड नहीं जाने वाली हूँ इस पूरे नेशनल इनकम चैप्टर में। जो भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो मुश्किल से 2-3 मार्क्स के हैं, तो थ्योरी आपको पढ़ के भी पता चल जाता है। जैसे ये लिमिटेशन, ये सब का रिवीजन की जरूरत नहीं, फटाफट बस गो थ्रू करना है और खत्म करना है आप लोगों को। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट मैं फोकस कर रही हूँ जहां पे बच्चा अटकेगा। कहाँ पे बच्चा अटकेगा? जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये सारे एग्रीगेट्स है ना, जीडीपी, एनडीपी। अब होता क्या है, ये जो भी जीडीपी है, एनडीपी है, ये जितने भी फॉर्मूलाज दिख रहे हैं ना, ये वाला ये सारे तीनों बॉक्सेस, ये बॉक्सेस बच्चा क्या करता है, ये रट्टा मार के जाता है। अब ये रट्टा मत मारो, खुद अपने आप डिराइव कर सकते हो कैसे, वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी। क्या बेसिक चीजें हैं? देखो मैं पूरे चैप्टर में से क्या क्या कवर कर रही हूँ। पहले तो मैं बेसिक एग्रीगेट्स पर फोकस करूंगी, फिर मेथड्स जो आपके हैं, 3 मेथड्स, वैल्यू एडेड, इनकम, एक्सपेंडिचर, उस पे। फिर वो 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर इकोनॉमी पर। फिर एमपीसी, एपीएससी, उन सब पे। फिर कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन से जो सम्स आते हैं उन पर। एंड देन एंड में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो चिट्र पिट्र कॉन्सेप्ट बचेंगे उन पर। ये मेरा पूरा एजेंडा होगा इस पूरे चैप्टर का। ये मैं आप लोगों को बिना मतलब वर्ड टू वर्ड करे इतना दिमाग में है कि मैं सिर्फ आपको टेक्निक्स टेक्निक्स पर खेलना है, मैं बस टेक्निक सारे मैं बता देती हूँ। ओके, और समरी तो मेरे पास इतनी जबरदस्त है आपको पता भी नहीं चलेगा। और पूरा का पूरा देखो, ये आपका आपके पास कभी नहीं होगा ऐसा समरी जो मैंने एपीसी एपीएस पर बनाया है या एमपीसी एपीएस एमपीएस पर बनाया है, जो आपके एग्जाम में एक एक लाइन इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी लाइन पर एमसीक्यू बन सकता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कितना प्रिसाइज क्रिस्प रहेगा पूरा का पूरा। शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीजें कवर कराऊंगी, तो पूरा एंड तक देखना है आप लोगों को। चलो, लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज नथिंग बट व्हाट जो भी आपके एग्रीगेट्स हैं उन पर मैं बात करती हूँ सबसे पहला। तो एग्रीगेट्स आप लोगों को पता है क्या क्या है? जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी, एनडीपी, ये बहुत सारे आपके एग्रीगेट्स है ना। तो आप लोग क्या करते हो, जैसे अभी ये जो भी एग्रीगेट्स है, आप बोलोगे कि आपको मुझे कैसे याद रहे। देखो मैं सीधी सी बात बोलूं तो मुझे कोई भी एग्रीगेट याद मैंने नहीं किया हुआ है। ये जो भी एग्रीगेट है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे मैं डिराइव कर रही हूँ अभी आपके सामने। तो आपको ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि मैंने रट्टा मारा हुआ है या आपको रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी। ये अपने आप ही आप लोग खुद डिराइव कर सकते हो और उसका टेक्निक जो है वो मैं आपको अब इस लेक्चर में पूरा समझाऊंगी कि कैसे आप लोगों ने इन सारे टेक्निक्स को, ये एग्रीगेट्स जो है, इन एग्रीगेट्स एक दूसरे के साथ आप लोगों ने लिंक करके कैसे फॉर्मूलाज डिराइव करने हैं। दूसरी बात, बेसिक आपको ज्ञान होना चाहिए, नेशनल इनकम मतलब जीडीपी नहीं होता है। जीडीपी भले ही हम लेमन लैंग्वेज में यूज करें, लेकिन नेशनल इनकम एक्चुअल में जो एनएनपी एट एफसी है वो नेशनल इनकम है, एंड एनडीपी एट एफसी है वो डोमेस्टिक इनकम है। ये बेसिक आई होप सो आपको पता होगा कि एनएनडी मतलब ये टाइम नहीं आपको मैं ये समझाऊं कि ये नेशनल इनकम को एनएनपी एट एफसी ये नेशनल इनकम क्यों है। बस आपको नहीं पता होगा तो अभी समझ लेना, एनएनपी एट एफसी ये नेशनल इनकम है। अब अगला पॉइंट, इनको लेकर क्या हुआ है ना, यहाँ पर जितने भी ये डेफिनेशंस लिखे हुए हैं या ये जितना भी लिखा हुआ फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट एक्चुअल में उन्होंने क्या किया है, ये जो भी इतना थ्योरी लिखा है ना, उसी थ्योरी को नीचे फॉर्मूलाज में डाला है और फिर वो आप रट्टा मार रहे हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जितना भी पार्ट लिखा हुआ है ना वो सब कुछ आपको बिना रट्टा मारे याद करवा देती हूँ। तो आपको ये एग्जाम में आया तब भी आप लिख सकते हो। अब कैसे समझ लो,
जैसे सबसे पहला मैं टॉपिक ले लेती हूँ, जैसे आपका कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट जरूर आपको एग्जाम में दिया जाएगा, या तो फिर उस स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो इंफॉर्मेशन जरूरी है वो दी जाएगी। तो आप लोगों को सबसे पहले तो एग्रीगेट से पहले कुछ छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स है, जैसे जीडीपी एट एमपी, ठीक है, और मैंने अगला लिखा है एन एन पी एट एफ सी, ठीक है, ऐसे दो अलग अलग चीजें मैंने लिखी है। अब होता क्या है कि आपको बेसिक चीजें समझनी है कि आपका जो पहला जो एग्रीगेट है उसके जो पहले एलिमेंट है, जो भी एग्रीगेट्स है उसके जो पहले एलिमेंट्स है वो हमेशा ग्रॉस या तो नेट को डिनोट करते हैं। तो ये जो दो चीजों को डिनोट कर रहे हैं, या तो ग्रॉस या तो नेट, तो आपको ये समझना है जैसे आप लोग फिक्स्ड इनकम के फिक्स्ड एसेट के लिए खेलते हो, वैसे ही आपको यहाँ पर खेलना है। कैसे? कि अगर आपको फिक्स्ड एसेट, जैसे ग्रॉस फिक्स्ड एसेट आप बैलेंस शीट में लिखते हो, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट लेस डेप्रीसिएशन, ताकि आपको नेट नेट फिक्स्ड एसेट का वैल्यू मिलता है। तो वैसे ही अगर आप लोगों को बैलेंस शीट से जैसे आप लोग खेलते हो, वैसे ही अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा रे, आपको देखना पड़ेगा डेप्रीसिएशन कितना चार्ज किया, उसको ऐड किया तो आपका ग्रॉस आ जाएगा। तो जो के एग्रीगेट्स है ना, उनका जो पहला एलिमेंट है हर एग्रीगेट का, वो जी या तो एन, पहला एग्रीगेट मतलब हर एग्रीगेट का पहला एलिमेंट है। मतलब ये जो पहला पहला जो लिखा हुआ है, पहला पहला प्यार नहीं है, जो पहला पहला जो लिखा हुआ है ना वर्ड, या व्हाट यू कैन से अल्फाबेट, वो अल्फाबेट किसको डिनोट करता है, या तो ग्रॉस या तो नेट। तो आपको अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आपको डेप्रीसिएशन को माइनस करना होगा, और अगर नेट से ग्रॉस की तरफ आना है तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट एंड फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस में। बीच के 2 मिनट के लिए वेट करना, मैं बता दूं। देखो ये तो प्रोडक्ट है, तो इस पी का कोई सेंस नहीं। ये है मार्केट प्राइस, ये है फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसका लॉजिक क्या है, ध्यान से समझ लेना, लॉजिक से आपको समझ जाओगे पूरा का पूरा। जैसे ये अज्यूम करो ये फैक्ट्री गेट है, ठीक है, ये फैक्ट्री गेट पर हुआ क्या, इस फैक्ट्री गेट के बाहर जैसे ही आप गुड्स लेकर जाओगे, वहां से गवर्नमेंट देख रहा है, गवर्नमेंट क्या बोलेगा, गवर्नमेंट क्या बोलेगा, भाई रुको, अगर तुमने गुड्स इस फैक्ट्री को, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा सारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, यहाँ पे सारा पैसा लग रहा है, जैसे ही तुमने गेट के बाहर निकाल दिया, गवर्नमेंट बोलता है एक मिनट, इस पर इन सारे गुड्स पे लगेगा टैक्स। क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अब टैक्स लगेगा, गुड्स पर कौन सा टैक्स लगता है, गुड्स पर हमेशा लगता है इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है। बेसिक आपके क्लियर होंगे ऐसा आई अज्यूम। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो इनकम पर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। तो जैसे ही आपके जो डोर है उसने फैक्ट्री गेट है, उससे जैसे ही आप बाहर चले गए, आप पे क्या टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है आपका या तो जीएसटी, बच्चे को पहले ही बता दूं इनडायरेक्ट टैक्स को क्या क्या मतलब कौन कौन से टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स है। एक तो जीएसटी है, दूसरा बहुत सारे सम्स जो है ना वो पुराने उठाकर कॉपी किए जीएसटी आने से पहले। वैसे तो जीएसटी ही देना चाहिए लॉजिकली, लेकिन बहुत सारे सम्स जो पुराने होते हैं वहां पे आपको वर्ड्स मिलेंगे या तो एक्साइज ड्यूटी, या तो फिर सेल्स टैक्स, या तो वैट। ये सारे भी क्या माने जाते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अगर ये वर्ड्स दिखे तो ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स है, या तो फिर ये वर्ड दिखा तो वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। दोनों नहीं होगा, दोनों में से एक कुछ भी होगा, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा। तो जो भी आपका फैक्ट्री कॉस्ट, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा, उस पर आपका इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया जाएगा। तभी जाकर आप क्या कर सकते हो, आप मार्केट प्लेसेस में जाकर क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। तो जब भी आपको मार्केट प्लेस में जाना है तो टैक्स ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे गुड्स है जो बेनिफिट के फॉर द बेनिफिट ऑफ मार्केट होते हैं, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, या आपने कहीं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ही प्रोडक्शन किया है, आपने ऐसी जगह पे, अंडर डेवलप्ड जगह थी फिर भी आपने वहां पे जाके प्रोडक्शन किया है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, आपको हेल्प करता है। आपको हेल्प कैसे करेगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा क्या, दूसरा एलिमेंट, दैट इज सब्सिडी। क्या क्या प्रोवाइड करेगा, सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। सब्सिडी का मतलब समझता है ना, मतलब क्या, ये देखो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह में प्रोडक्शन कर रहे हो, तो हम एक काम करते हैं, हम हमारी तरफ से आपको क्या करते हैं, कंसेशन देते हैं इन टैक्सेशन ऑल्सो। तो इसीलिए जब भी आपको इस फैक्ट्री गेट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना होता है, फैक्ट्री गेट के जैसे ही बाहर चले गए को एनआईटी को ऐड करना होता है। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नॉट इनडायरेक्ट टैक्स, आई एम सेइंग नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे डिराइव होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स डिराइव होगा, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स आपको लग रहा है, जीएसटी हो व्हाटएवर, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स आपको लगाया जाएगा, उसमें से आप सब्सिडी को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा। और अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट की तरफ आना होगा तो आपको एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। ये क्लियर है? तो सिंपल
एप्लीकेबल है, ये जो आपका एफसी एंड एमपी है हर सिचुएशन का। जैसे अभी मुझे एमपी से एफसी की तरफ जाना है, तो एमपी से एफसी मतलब मार्केट से उल्टा आ रहा है ना, तो पहले तो गवर्नमेंट को देखो मार्केट से उल्टा आना है आपको फैक्ट्री की तरफ। तो आपका जो एनआईटी है, आपका जो एनआईटी है वो वापस से कर दो, खत्म करो, क्योंकि फैक्ट्री की तरफ जाना है, फैक्ट्री में तो टैक्सेशन ऐड नहीं होता है। और अगर आपको फैक्ट्री से मार्केट की तरफ आना है तो एनआईटी को क्या करोगे आप, ऐड करोगे। इधर मैंने उल्टा लिखा था रट्टा, इसलिए मैंने बोला मारो मत। यहाँ पे मैंने एफसी से एमपी की तरफ गई थी, यहाँ पे मैं एमपी से एफसी की तरफ ऐसा लिखा हुआ है, तो रट्टा मत मारना। लॉजिकली याद रखो, फैक्ट्री गेट के बाहर चले गए एनआईटी ऐड होगा, क्योंकि गवर्नमेंट देख रहा है। गवर्नमेंट बोलेगा देखो मार्केट से वापस फैक्ट्री की तरफ जाना है आपको, तो फिर गवर्नमेंट को पैसा देने की जरूरत नहीं है, इसलिए जो टैक्स दे रहे हो उसको घटाना है आपको। घटाने के लिए मैंने क्या बोला आपको, एनआईटी को प्लस माइनस करना है। एनआईटी कैसे आता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब एक छोटी सी बात बड़ी ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स अज्यूम करो कि इनडायरेक्ट टैक्स 200 रुपए का आपने पे किया है और सब्सिडी आपको मिला है, अज्यूम करते हैं हम 90 रुपए का। तो आपने टोटल नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया, अरे 110 रुपए दिया। बट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो 100 रुपए का है, लेकिन गवर्नमेंट आपको जो सब्सिडी दे रहा है वो 150 रुपए का दे रहा है, तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स -50 भी आ सकता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ढूंढते वक्त ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट खुद आपको बहुत ज्यादा कंसेशन दे रहा है एज कम्पेयर टू व्हाट ही इज चार्जिंग टू यू। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी ऐसे सिचुएशंस आए जहां पर प्लस एंड माइनस पर फोकस करना होता है, तब ये छोटी सी चीजें, कुछ चीजें का ध्यान आपको रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला, पहले तो आपने इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके आपको पहले तो वैल्यू ढूंढना जरूरी होता है। एनआईटी का वैल्यू मिलने के बाद अब ये एनआईटी का वैल्यू आप प्लॉट करने वाले हो। जैसे अगर मुझे फैक्ट्री कॉस्ट से एनआईटी को ऐड करना पड़ता है, फिर मुझे मार्केट प्राइस मिलता है, बराबर है। तो जब मैं एनआईटी को ऐड करती हूँ तब ये ध्यान रखना, अगर प्लस साइन है तो फिर खत्म ही बात, लेकिन माइनस साइन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी आपका फैक्ट्री कॉस्ट होगा, जो भी XYZ फैक्ट्री कॉस्ट है, इसमें एनआईटी को अगर आप लोगों को प्लस करना है तो प्लस, लेकिन ब्रैकेट में आपको -50 ऐसा करके लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपका मार्केट प्राइस आएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? ये जो प्लस माइनस का जो खेल है ना, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का, उसमें गड़बड़ मत करना। यहाँ पर बच्चा करेगा सिली मिस्टेक 100%। ये और वो जो डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम वाला पार्ट है, वो जो इसके बाद में लूंगी, जो एनएफआई वाला पार्ट है, वहां पर 100% बच्चा सिली मिस्टेक करता है, तो ये बहुत केयरफुली हैंडल करना है। एक आध सेकेंड एक्स्ट्रा लगा चलेगा, आपको बहुत टाइम है, अच्छे से टाइम है, एक आध सेकेंड एक्स्ट्रा दो, 2 मिनट एक्स्ट्रा दो, चलेगा, लेकिन श्योर शॉर्ट करके आना, वरना फिर अगर इतना टाइम डालने के बाद सिली मिस्टेक करोगे तो फिर आपको ही रिग्रेट होगा एंड में, यार इतना इजी था फिर भी हमको मार्क्स नहीं आए। तो ये चीजों का ध्यान रखो। अब चलती हूँ मैं आगे। तो आप लोगों का कौन कौन सा कवर किया है मैंने, कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे कवर हो चुके हैं। एक हमारा मार्केट फैक्ट्री हो चुका है, एक हमारा ग्रॉस एंड ये वाला हो चुका है, बचा सिर्फ बीच का डोमेस्टिक एंड नेशनल, जहां पे अगेन बच्चा गड़बड़ करेगा। तो पहला पॉइंट जो आता है ग्रॉस एंड डोमेस्टिक को लेकर, अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल इनकम की तरफ जाना है एंड नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ आना है, तो क्या करना पड़ता है। देखो पहली बात, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है इंडिया वालों ने क्या लिखा, इंडिया में, एंड जो नेशनल होता है, जो नेशनल इनकम होता है, इसका मतलब होता है इंडिया वालों ने। तो ये है इंडिया में एंड ये है इंडिया वालों ने। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जैसे आईपीएल प्लेयर्स है जो इंडिया में आके खेल रहे हैं, तो एक्चुअल में वो इंडिया के हैं तो नहीं, वो क्या करेंगे, खेलेंगे और फिर चले जाएंगे अपने अपने घर। तो एक्चुअल में उन्होंने इंडिया की सरजमी पे इनकम तो कमाया, इंडिया की सरजमी पे इनकम तो कमाया, तो आप डोमेस्टिक इनकम में तो ऐड हो गए। लेकिन 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 क्या तुम इंडिया के लोग हो, बिल्कुल भी नहीं। तो आईपीएल के प्लेयर्स जो इंडिया में आके कमाते हैं वो डोमेस्टिक इनकम तो है, लेकिन नेशनल इनकम नहीं है यार। क्यों, क्योंकि वो एट द एंड इंडिया से पैसा बाहर लेके जाएंगे। तो जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेकर जा रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो इंडिया में रहकर जो पैसा कमा रहे हैं, जबकि वो बाहर के हैं, तो वो बाहर लेके जाएंगे इनकम। एंड दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं कि जो बाहर चले जाते हैं, बाहर पैसा कमाकर फिर वो इंडिया में लाते हैं। जैसे अज्यूम करो मैं बाहर गई, सेमिनार लिया, 100 करोड़ कमाए और वो 100 करोड़ में इंडिया में लेकर आए, तो अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इंडिया से, इंडिया में मैंने इनकम लाया है, तो इनकम
इनकम टू अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड इनकम टू अब्रॉड का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं NFIA। इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो 100 करोड़ मैंने लाए, एंड इनकम टू अब्रॉड जो IPL प्लेयर्स लेकर गए। तो IPL प्लेयर्स जो लेकर गए एंड जो इंडिया में लेकर आई हूं मैं, उनका जो नेट होगा, मतलब बेसिकली नेट फॉरेन एक्सचेंज जैसा हमारा देखना पड़ेगा हमें, कि इंडिया में हमने कितना पैसा लाया बाहर से और इंडिया से लोग पैसा कितना बाहर लेकर गए। तो इसका जो नेट होता है ना, वो हमें कंसिडर करना होता है इन डोमेस्टिक एंड नेशनल। ये क्यों, क्या, वो मेन लेक्चर में मैं डिटेल में समझाती हूँ, अभी सिर्फ इतना ही बेसिक समझना है। तीसरा पॉइंट, अब जब आपको डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो आपको क्या देखना है, वो इंडिया की सरजमी पे जितना भी कमाया हुआ है से आपको जाना है इंडिया वालों ने कितना कमाया है। बराबर, इंडिया वालों ने मतलब कुछ लोगों ने बाहर से इंडिया में पैसा लाया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, NFIA को प्लस करना पड़ेगा। और जब आप नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाते हो उल्टा, आपको NFIO को माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये देखना है कि इंडिया की जमीन पर कितना आपको पैसा कमाया गया है, तो इसीलिए वो माइनस करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पर भी ध्यान रखना, यहाँ पर भी निगेटिव, बहुत बार ऐसा होता है -30, -50, ऐसे निगेटिव नंबर्स होते हैं, और फिर ये जो प्लस माइनस का गेम जब होता है ना, तब बच्चा करता है मिस्टेक। ठीक है, जैसे अज्यूम करो अभी, जैसे डोमेस्टिक इनकम में आपको NFI को प्लस करना होता है, NFIA को प्लस करना होता है, तब जाके नेशनल इनकम आता है, राइट। और डोमेस्टिक इनकम से माइनस करना होता है NFIA, तब जाके आपका नेशनल इनकम से आपको तब जाके आपका डोमेस्टिक इनकम आएगा। बराबर, बेसिकली ये यहाँ पर लेकर गए, बस फॉर्मूला की हेराफेरी, कुछ भी नहीं है। बराबर, तो अब आपको एक छोटी सी चीज समझा दूं। अज्यूम करो कि जो नेशनल इनकम है वो 10,000 करोड़ है। अब NFI जो है ना, वो निगेटिव 300 करोड़ है, तो आपको डोमेस्टिक पूछा है, तो ये जो निगेटिव है ना, ये निगेटिव साइन को बड़ा केयरफुली करना, ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है, तो ये जो ब्रैकेट में जो गड़बड़ होगी उधर ध्यान रखो। तो अगर मुझे ये सम अप करना है इस पॉइंट का, कि एक एग्रीगेट से आपको दूसरे एग्रीगेट की तरफ डिराइव करते टाइम पे बिना रट्टा मारे फॉर्मूलाज का कैसे जाना है, तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि अगर ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, अगर ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो डेप्रीसिएशन को माइनस करो, अगर नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है तो डेप्रीसिएशन को ऐड करो। इसको जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आपको अगर चाहिए है तो लेट मी, हाँ ठीक है। तो ग्रॉस से अगर आपको नेट की तरफ जाना है, डेप्रीसिएशन को माइनस, नेट से ग्रॉस की तरफ आना है तो डेप्रीसिएशन को प्लस, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो NFI को प्लस, नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ आना है तो NFI को माइनस करना है, मार्केट से फैक्ट्री कॉस्ट जाना है तो माइनस करो, फैक्ट्री से मार्केट प्राइस आना है तो NIT को ऐड करो। ये बेसिक क्लियर है क्या? ये कैसे ढूंढना है, ये कैसे ढूंढना है मैंने बता दिया। डेप्रीसिएशन को और भी वर्ड बोले जाते हैं, जैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सेट्रा, ऐसे भी वर्ड्स आ सकते हैं इंस्टेड ऑफ डेप्रीसिएशन। तो अल्टरनेटिव वर्ड्स को ध्यान रखना। इसके अलावा COF ऐसा करके भी आता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ऐसे शॉर्टकट भी आ सकते हैं। तो डेप्रीसिएशन मतलब बेसिकली कंजम्पशन कर रहे हो ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो वो डेप्रीसिएशन माना जाएगा। तो उसको अल्टरनेटिव वर्ड्स पर थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये बेसिक क्लियर हुआ आपको। ये एग्रीगेट के बेसिस पे आप कोई भी चीज को डिराइव कर सकते हो एग्जाम में। या तो आपको ये दिया जाएगा, ये जो बीच का है वो, यानी कि क्या, आपको डेप्रीसिएशन दिया जाएगा, NFI दिया जाएगा, या इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज का अमाउंट दिया जाएगा, और फिर आपको इनके बेसिस पर पहला आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर GDP की मैं बात करूं, तो आपको पता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ ये प्लस माइनस खेल के आपको आंसर आ जाएगा। तो फिर आपको इस हिसाब से मतलब आपको डिराइव करने पड़ेंगे। तो एक डेरिवेशन में आपको दिखा देती हूँ अभी कि कैसे खेलना है डेरिवेशन में। ठीक है, एक डेरिवेशन तो हमने देख लिया अभी, जैसे GDP एट MP से NNP एट FC, GDP एट MP से मुझे जाना है NNP एट FC की तरफ, तो क्या करना पड़ेगा, GDP एट MP आपको पता होगा, ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, ग्रॉस से नेट क्या करना पड़ता है, डेप्रीसिएशन को माइनस। तो ये जो भी वैल्यू होगा इसका XYZ, उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर दो। आपको D से जाना है N की तरफ, तो आपको पता है NFI को आपको प्लस करना पड़ेगा। आपको MP से FC की तरफ जाना है, MP से FC की तरफ जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, MP से FC की तरफ NIT को माइनस करना पड़ेगा। ये कैसे आता है, ये आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से। और ये कैसे आता है आपका इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। मैक्सिमम टाइम तो दिया होता है डायरेक्टली, बट नहीं दिया होगा तो के लिए। क्लियर है? तो आपको डायरेक्टली NNP एट FC मिल जाएगा। ठीक है, एक और ट्राई करके देखते हैं, रट्टा मत मारिए, अपने आप आ जाएगा। जैसे कि अब अगला ट्राई करते हैं,
अगला ट्राई करती हूँ, एन 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 पी एट एम पी से आपको जाना है एन डी पी एट एफ सी की तरफ। ठीक है, कैसे करोगे बताओ? ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ये इन्फॉर्मेशन दिया है आपको, ये ढूंढने के लिए लगाया है, तो कैसे जाओगे? एन एन पी एट एफ सी आपको पता है, जो भी एक्स वाई जेड अमाउंट होगा वो पहला भी एन है दूसरा भी एन है, तो क्या आपको डिप्रिसिएशन के साथ छेड़खानी करनी है? बिल्कुल नहीं। पहला एलिमेंट दोनों का सेम है, छेड़खानी करना छोड़ दो। दूसरा एलिमेंट है नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है। नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाने के लिए आपको एनएफआई के साथ खेलना पड़ेगा। अब नेशनल से जा रहे हैं आप डोमेस्टिक की तरफ, तो एनएफआई माइनस होगा। अगला, मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट की तरफ आना है। मार्केट से मतलब गेट की तरफ जाने के लिए आपको एनआईटी को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। अब जब आप लोग डेफिनेशन देखोगे ना, इसी चीज को डेफिनेशन में प्लॉट किया हुआ है, सेम चीजों को डेफिनेशन में प्लॉट किया हुआ है। आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के बेसिस पे बता देती हूँ। जैसे ये एनपीएड एफसी, ठीक है, क्या लिखा है देखो, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस इज अ मेजर ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये हर जगह पे आपको मिल गए, स्टार्टिंग पॉइंट चिपका हुआ। प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग एनएफआई। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट एनएनपी एट एमपी। अगर उनको बताना है तो वो क्या बोल रहे हैं कि देखो, इंडिया के लोगों ने जो भी कमाया है वो तो ठीक है, बट हमें वो भी चाहिए जो कि बाहर वालों ने कमाया हुआ है, और वो भी बाहर वालों ने जो कमाया है वो चाहिए। तो अब देखो, ये इंडिया के लोगों ने कमाया हुआ, बाहर वालों ने कमाया हुआ, मतलब एनएफआई की बात कर रहे हैं, करेक्ट है। तो अब ये आपको देखना है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये तुम्हारा एंडिंग पॉइंट है, ये कौन से स्टार्टिंग पॉइंट से बात करना चाहते हैं वो देखो। कि जैसे अगर वो बोलते हैं कि आप लोगों का जो इंडिया में जो जीडीपी एट एमपी है, वहां से आपको पहुंचना है एनएनपी एट एफसी, तो आपको एनएफआई के साथ खेलना है कि जो भी इंडिया में के लोगों ने इंडिया में किया है, प्लस इंडिया के लोगों ने जो बाहर कमाया है उसको ऐड करना है। क्यों? क्योंकि आपको नेशनल्स वालों का चाहिए पैसा। बट ये ध्यान रखो कि हमारे पास तो ग्रॉस था। अगर ऐसा यहाँ पे जो शब्द है, कहाँ पे मार्केट वैल्यू, ये जो मार्केट वैल्यू है ये शब्द है, यहाँ पे अगर आता डोमेस्टिक वैल्यू तो ग्रॉस पे बात करती मैं। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है, यहाँ पे जो डेफिनेशन डिराइव किया गया है वो डिराइव किया है मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू का मतलब है ऑलरेडी एमपी से बात हो रही है, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? डेप्रीसिएशन, अगर जीडीपी आया तो डेप्रीसिएशन माइनस, अगर जीडीपी नहीं है तो सीधा सीधा वो क्या बात कर रहे हैं कि बॉस देखो, जो भी इंडिया के लोगों ने बाहर कमाया है उतना बस ऐड कर दो इंडिया के लोगों के इनकम में, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो यही चीजों को डेफिनेशन में डाल डाल के डाला हुआ है। कॉम्प्लिकेट मत करना इसको, बस फॉर्मूलाज में प्लॉट करोगे अपने आप चीजें बदल जाएंगी। क्लियर है क्या? ये जैसे ये एग्जांपल है, देखो मार्केट प्राइस को फैक्ट्री कॉस्ट की तरफ जाने के लिए एनआईटी ऐड करते हो, फिर वो वापस से सब्सिडीज को माइनस करना होता है। ये सारी चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा है आप ये चीजों को याद रखो, अपने आप आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर? पहला पॉइंट डन। दूसरे पॉइंट पे मैं बात करती हूँ, मुझे पहला पॉइंट बताना था, ये एग्रीगेट्स आप खुद अब डिराइव करना स्टार्ट कर देना, आपको आंसर मिलते रहेंगे। दूसरा पॉइंट, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इनकम, खुद के इनकम पर किया जाता है, जैसे इनकम टैक्स। ये किसी और का इनकम होता है, भरता कोई और है, इसीलिए इसको जीएसटी बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसको अगर मुझे एग्जैक्ट बताना है तो इट इज ऑन इनकम, इट इज ऑन गुड्स। जो डायरेक्ट टैक्स है वो इनकम टैक्स है, ये जीएसटी है। इसका जो बर्डन होता है वो उसी बंदे पर होता है जिसने इनकम कमाया है। मैंने पैसा कमाया, मैं ही पैसा दे रही हूँ, लेकिन ये जो बर्डन है एक्चुअल में गुड्स मैन्युफैक्चर किए किसी और कंपनी ने, रिलायंस ने गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं, या एचयूएफ ने मैन्युफैक्चर, एचयूएफ बोल रही हूँ, एचयूएल ने मैन्युफैक्चर किए हैं, और फिर वो लक्स कंपनी का साबुन है आपका, लक्स का साबुन है, कंपनी भी लक्स का साबुन है। अब लक्स के इस पे या बोनविटा पे, बोनविटा उनका प्रोडक्ट, लेकिन आप खरीद रहे हो तो टैक्स आपकी जेब से जा रहा है, मैन्युफैक्चर किसी और का, टैक्स किसी और का, ऐसा होता है। सेम फॉर एवरीवन, मैं भी सेम पे कर रही हूँ, अंबानी जी भी सेम पे कर रहे हैं, बट ये जो इनकम जिसका ज्यादा वो ज्यादा टैक्स भरेगा। ये क्लियर है क्या? और उसके बाद एग्जाम पर्सपेक्टिव से ऐसा भी आ सकता है कि कौन सा इनकम आपका नेशनल इनकम है, कौन सा इनकम आपका डोमेस्टिक है। कि जैसे प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया, जो फॉरेन कंपनी जो इंडिया में आके बिजनेस कर रही है, तो वो जो प्रॉफिट कमा रही है वो क्या है? वो दैट इज नथिंग बट, देखो सीधी सी बात है, इंडिया में कमाया गया है तो इंडिया में तो आएगा, लेकिन इंडिया वालों ने नहीं है, तो इंडिया वालों, क्योंकि फॉरेन कंपनी ना, इंडिया वालों ने कैसे बोल सकते हो, तो फिर हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे। या जैसे एसबीआई ने लंदन में प्रॉफिट कमाया है, तो देखो इंडिया की सरजमी पे तो कुछ नहीं किया है, लेकिन इंडिया वालों ने है तो यहाँ पे आएगा। इसके अलावा प्रॉफिट अर्न्ड बाय एमएनसीज इन यूएसए,
ऑफ यूएसए इन इंडिया, इंडिया में बात खत्म हो गई। सैलरी अर्न्ड बाय इंडियन रेसिडेंट, सैलरी अर्न्ड बाय इंडियन रेसिडेंट, एम्बेसी वाला पॉइंट है जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं है वो। रेसिडेंट रिसीव्ड बाय इंडियन फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ सिंगापुर, ठीक है। तो देखो इंडिया के लोगों ने कमाया हुआ है लेकिन इंडिया में नहीं कमाया हुआ क्योंकि बिल्डिंग वहां पे है। उसके अलावा सैलरी टू रेसिडेंट वर्किंग इन, ये एम्बेसी वाला पॉइंट छोड़ दो, ये आपके काम का नहीं है, ये मैंने करवाया था, एक्स्ट्रा का भी करवाया था मेरे स्टूडेंट्स से, ठीक है। ये तो बेसिक क्लियर हुआ आपको, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ये फैक्ट्री ये सब मैंने कवर करा दिया। तो बेसिक एग्रीगेट वाला पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद मैं बात करती हूँ जो अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी समरी मैंने बनाया हुआ है, 3 मेथड्स है फॉर फाइंडिंग द नेशनल इनकम। अब एक बार आपको बेसिक एग्रीगेट समझ गए, बाकी सब कुछ समझना बहुत ईजी है। कौन सा मुझे अगला पॉइंट समझाना है आपको, जो मेथड्स है आपके नेशनल इनकम को लेके, जो नेशनल इनकम ढूंढने के 3 मेथड्स है उसमें मैं बता दूं, एक मेथड है जिसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, आप लोग एक बार किताबों में उन सारे नाम याद करके रख देना। तो वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, तो जहां पर आप लोग क्या करते हो, कुछ फॉर्मूलाज के बेसिस पे वैल्यू ढूंढते हो। तो कैसे ढूंढना होता है उसका एक टेबल मैंने बनाया हुआ है, ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा इंडिया में। तो आप बहुत ध्यान से सुन लो जो मैं बोले जा रही हूँ। अब वैल्यू एडेड में होता क्या है, आपको देखना है कि यार देखो कितना हर एक ने कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा कितना किया, कि जैसे ये रिटेल चेन जो है इसमें हर एक का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे आपका एंड का फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है जो मार्केट में बेचा जाएगा। तो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, वो भी फाइनल वाला। तो हर एक जन ऐड कर रहा है ना कुछ, तो जैसे पहले कॉटन आएगा, फिर उससे थ्रेड बनेगा, फिर उससे कपड़ा बनेगा, फिर उससे क्लोथ्स बनाओगे आप ड्रेस वगैरह, फिर वो मार्केट में जाता है, करेक्ट। तो हर एक ने कोई ना कोई एडिशन किया, हर एक का कोई ना कोई एडिशन का कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, उसका जो नेट कंट्रीब्यूशन है उसको निकालना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट इसीलिए माइनस करते हैं बिकॉज जो किसी का रॉ मटेरियल होगा, एक का रॉ मटेरियल किसी और का फाइनल गुड्स माना जाएगा। तो मतलब देखो कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कॉटन से थ्रेड बनेगा, कॉटन से थ्रेड बनेगा, थ्रेड से थ्रेड से कपड़ा बनेगा और इसी कपड़े से ड्रेस बनेगा। अब ये जो कपड़ा बना हुआ है, ये जो कपड़ा है, ये किसी के लिए रॉ मटेरियल है, तो वही किसी और का ये फिनिश गुड्स है, करेक्ट है। किसी के लिए कपड़ा इज हिज फिनिश गुड्स, वो ही वो बेच रहा है, तो वो जो खरीदने वाला होगा अगला, उसके लिए तो वो रॉ मटेरियल है ना। तो अगर आप लोग फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में फाइनल वैल्यू ऑफ ड्रेस ले रहे हो, तो उसमें ऑलरेडी ये फिनिश गुड्स में जो रॉ मटेरियल का कपड़ा है, ये है वो है, उसका वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड होके आता है। अगर ये ड्रेस बेची जा रही है 3,000 रुपए में, तो ऑलरेडी ड्रेस का वैल्यू, थ्रेड का वैल्यू, ये सब तो इंक्लूड है ना। तो इसलिए डबल काउंटिंग ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर रहे हैं। इंटरमीडिएट कॉस्ट इज नथिंग बट व्हाट योर परचेसेस, दैट इज रॉ मटेरियल, फिर वो डोमेस्टिक भी हो सकता है या तो फिर इंपोर्ट्स के बेसिस पर भी कर सकते हो। एंड दूसरा आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट दो तरीके से ढूंढ सकते हो, एक होता है सेल्स, अगर आपने पूरा के पूरा एंटायर आउटपुट सेल कर दिया उसी साल में जिस साल में प्रोड्यूस किया, तो आप उसको तो आप डायरेक्टली सेल्स माइनस परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जो भी आप लोगों का स्टॉक है, अगर ऐसा है कि इसी साल में प्रोड्यूस हुआ और इस साल में नहीं बेचा गया, तो हम क्या करेंगे, हम सेल प्लस चेंज इन द स्टॉक लेंगे। चेंज इन द स्टॉक कैसे आता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से आता है। अब होता क्या है बच्चा, ये सारे नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, डोंट वरी। अब होता क्या है कि बच्चे को ये समझ नहीं आता कि ये सब कर क्यों रहे हैं। तो पहला तो एक ही छोटा सा लॉजिक बता देती हूँ कि हमें ये देखना है कि एक साल में इंडिया में कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं ना कि जिस साल प्रोड्यूस हुआ उसी साल सब कुछ बेचा जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है अगले साल बेचा जाए, वो स्टॉक में पड़ा है 31 मार्च को, 31 दिसंबर को, तो अगले साल बेचा जाएगा ना। तो जब वो अगले साल बेचा जाएगा, तो अगले साल के वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज में, प्रोडक्शन में, तो वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम चेंज इन द स्टॉक लेते हैं जो कि है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ढूंढते टाइम पे आपको दो अलग अलग चीजें ढूंढनी है। पहले आपको ढूंढना है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वो दो तरीके से आप ढूंढ सकते हो। अगर प्रोडक्शन पूरा का पूरा साल भर में हो गया, सेल्स लो, सेल्स में डोमेस्टिक एक्सपोर्ट दोनों ऐड करने हैं। अगर सीधा सीधा लिखा जाए सेल्स, तो सेल्स लो, बात खत्म। लेकिन अगर ऐसा वर्ड लिखा है डोमेस्टिक सेल एंड नीचे लिखा है एक्सपोर्ट, तो दोनों को ऐड करना है।
दोनों को ऐड करना है, तो डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट। इसके बाद अगर आप लोगों का सेम ईयर में सेल नहीं होता है तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक करना है। चेंज इन स्टॉक कैसे आता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इन ये आपका इतना करने के बाद आपका पूरा क्या हो जाएगा रे? ये इतना ढूंढने के बाद, कौन सा? ये वैल्यू ऑफ आउटपुट ढूंढने के बाद आपको एक वैल्यू मिलेगा। फिर आपको जाना है दूसरे की तरफ, दूसरा है आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट विच इज योर परचेसेस। तो ये 1 में से 2 माइनस कर दोगे तो ऐसा आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, हर एक सेक्टर का आपको ऐसा करने के बाद आपको मिलता है जीडीपी एट एमपी। क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी। आप एक बात समझ लो, बेसिकली जीवीए एट एमपी इज नथिंग बट जीडीपी एट एमपी, एंड एनवीए एट एमपी इज नथिंग बट एनएनपी एट एमपी। ये बेसिक समझ लो। क्यों? लॉजिक मेन लेक्चर नहीं चल रहा, लॉजिक यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है? तो अगर आपको एग्जाम में बोला जाए कि आपको नेशनल इनकम ढूंढना है यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड, तो आप क्या करोगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट ढूंढो, फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट ढूंढो ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, एंड देन एंड में आपको क्या करना है? जीडीपी से पहुंचना है एनएनपी एट एफसी। अब ये करने में आप माहिर हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को कैसे ढूंढना है। ग्रॉस एंड नेट है, क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस से नेट की तरफ जाने के लिए डेप्रीसिएशन को माइनस करो। डी से एन की तरफ आना है डोमेस्टिक से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनएफआई को प्लस करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट की तरफ जाना है, एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। रट्टा मत मारिए, लॉजिकली याद रखिए, याद हो जाएगा एंड देन यू विल गेट द राइट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी अगले ये हो गया एक मेथड, ठीक है। ये एक मेथड होने के बाद जो दूसरा मेथड है तुम लोगों का, वो आता है इनकम मेथड। मैं चाहिए तो एक हाथ सम भी आप लोगों को टाइम परमिट किया तो एक हाथ सम भी आपको बता दूंगी कि कैसे, या तो फिर मॉड्यूल में सॉल्व करके दिया ही होगा तो मैं उसको इजी वे में बस बता देती हूँ जिससे आपको फायदा होगा और टाइम भी हमारा खराब नहीं होगा। देखो, ये वाला जो है वो एग्रीगेट वाला है, ठीक है। गिवन क्या क्या है? जीडीपी एट एमपी गिवन है, एनआईएफआई दिया हुआ है, एनआईटी को दिया हुआ है, एनपी एट एफसी को दिया हुआ है। आपको ढूंढने के लिए क्या बोला है? आपको ढूंढना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड नेशनल इनकम इज दिस। भाई फाइंड क्या करना है वो बता दे। हाँ, फाइंड कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन। अब गेम देखो भारी है, मैं भी ऐसा करती हूँ जानबूझ के। मैं क्या करूंगी? दो एग्रीगेट्स दे दूंगी और बोलूंगी बीच का कोई भी वैल्यू ढूंढो। मतलब क्या किया उन्होंने? मतलब उनको ये क्या क्या गेम किया, मैं बताऊं क्या तुमको? वो क्या गेम कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं हम एक काम करते हैं, हम तुमको जीडीपी दे देते हैं, हम तुमको एनएनपी एट एफसी दे देते हैं, हम एनएफआई देंगे, एनआईटी देते हैं, आप ढूंढो डेप्रीसिएशन का वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। बस क्या करो? फॉर्मूला डालो, प्लॉट करो और आंसर ढूंढो, आपको मिल जाएगा। क्लियर है? उसके अलावा अब हम चलते हैं आगे। ये यही सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये बीच का मैं वापस से कराऊंगी। देखो, वैल्यू एडेड मेथड किधर है? वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड जिसे बोला जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर। देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उससे आता है तुम्हारा ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। फिर उससे आप ढूंढो। ये सब इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी पढ़ना मत। ये जितना भी लिखा हुआ है ना 2 पेजेस, ये सारा उस चार्ट में कवर हो चुका है तुम्हारा। अच्छा ठीक है, सारे सम्स बाद में कर रहे हैं तो बाद में देखते हैं। अगला मैं बता देती हूँ तुमको इनकम मेथड कैसे ढूंढते हैं। इनकम मेथड के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों के पास 3 कंपोनेंट्स है। कौन सा? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा मिक्स्ड इनकम, तीसरा ऑपरेटिंग सरप्लस। कितने कंपोनेंट्स है आपके पास? 3 कंपोनेंट्स है। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज नथिंग बट सैलरी। बेसिकली ये जो इनकम मेथड है ना, देखो ये जो तीनों मेथड्स है, वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ऐसे 3 मेथड्स है। अब होता क्या है ध्यान समझो, ये तीनों मेथड एक्चुअल में सेम चीज बताते हैं। थियोरी में इनके हिसाब से सारे आंसर सेम होने चाहिए तीनों मेथड से। प्रैक्टिकल ऐसे जिंदगी में कभी नहीं होगा। पहली बात, दिस इज नथिंग बट कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज। आप एक काम करो, गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू एडिशन है उसके बेसिस पे ढूंढो। दूसरा, हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम ढूंढना है ना, तो लोगों ने कितना इनकम कमाया उसके बेसिस पे ढूंढो। तीसरा, हम ये बोलते हैं लोगों ने कितना खर्च किया उसके बेसिस पे ढूंढो। तो इनकम मेथड में क्या होता है कि लोग कौन से बेस से कमाते हैं? सैलरी से, रेंटल इनकम से, प्रॉपर्टीज से, मतलब या प्रॉफिट कमा रहे हैं बिजनेस का, तो ये वेज है करेक्ट है बिजनेस कमाने के। तो इसीलिए क्या बोला गया है, इनकम मेथड में 3 हिस्सों में डिवाइड किया। कौन से 3 हिस्से रहे? एक है कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज, दूसरा है मिक्स्ड इनकम, तीसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस। ये ऐसे फैंसी वर्ड्स है, कभी इन फैंसी वर्ड्स का मतलब समझा देती हूँ। compensation to employees is nothing but what? Salary basically.
ठीक है, तो ये डायरेक्टली एग्जाम में दिया जाता है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा, ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब जो प्रॉपर्टी से कमाया हुआ इनकम है या तो जो प्रॉफिट से कमाया हुआ इनकम है। प्रॉपर्टी से कैसे कमा सकते हो, या तो रेंट, या तो रॉयल्टी, या तो फिर इंटरेस्ट ऑल्सो, समटाइम्स इंटरेस्ट ऑल्सो, तो इसको भी ऐड करना है आपने। प्रॉपर्टी में आता है आपका रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी, तो ये आप तीनों को ऐड कर दोगे तब आपको आएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एंड प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं, प्रॉफिट ढूंढते हैं डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। मतलब बेसिकली अगर 100 रुपए कमाया है तो ये 100 रुपए में से 10 रुपए लोगों को एज ए डिविडेंड दिया जाता है, बचा हुआ 50 रुपए बिजनेस में वापस से डाला जाता है। क्यों? क्योंकि 40 रुपए का उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स भरा है। तो प्रॉफिट है 100 रुपए का, उसके ये 3 हिस्से होते हैं आफ्टर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आता ही इन तीनों के एडिशन, या तो ये तीनों दिया जाएगा या तो फिर प्रॉफिट का अमाउंट दिया जाएगा। सो बी केयरफुल, प्रॉफिट का अमाउंट दिया है या तीनों दिया है। अगर तीनों दिया है, तीनों का एडिशन करो। सिर्फ दो दिया है एंड प्रॉफिट लिखा है, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स नहीं दिया, उन्होंने ये लिखा और प्रॉफिट दिया, तो इन सबको इग्नोर करना है, सीधा सीधा सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट लेना है, बात खत्म। क्लियर है? तो पहला आप लोगों को क्या क्या ऐड करना है, पहले आप ऐड करोगे कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसके बाद आपको ढूंढना है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के दो हिस्से कैसे, एक तो प्रॉपर्टी वाला इनकम और दूसरा प्रॉफिट वाला इनकम। अब ये ढूंढने के लिए भी आपको या तो डायरेक्ट अमाउंट होगा, वेल एंड गुड, नहीं होगा तो डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस जो भी आपका रिटेन्ड अर्निंग्स होगा जो आप लोगों ने प्लाउबैक किया होगा, यानी कि बिजनेस में री इन्वेस्ट किया होगा। एंड प्रॉपर्टी कैसे ढूंढोगे, या तो रेंट से, या तो इंटरेस्ट से, या तो रॉयल्टी से, ये तीनों का मिला के आएगा। एंड फिर आपको मिलेगा ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस ये, प्लस आपको ढूंढना है मिक्स्ड इनकम। अब ये जो मिक्स्ड इनकम है, दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन्ड फैक्टर। मतलब क्या, कि जैसे कोई लैंड है, ये ठीक है, तो लैंड मेरा ही होगा, तो मैं अपने बिजनेस में मेरा ही लैंड यूज कर रही हूँ। अगर ये बिकॉज ये मेरा लैंड है तो मुझे लैंड के अगेंस्ट जो मुझे पे करना पड़ रहा था रेंट, वो अभी पे नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मुझे पे करना पड़ सकता था, तो जो मैंने पे किया होता, वो जो मैंने सेव किया है, उसका जो वैल्यू है वो मेरा इनकम माना जाएगा। मतलब जो खर्च नहीं किया है वो भी मेरा इनकम है, ऐसा अज्यूम किया गया है। ये ढूंढने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, ये रेडीमेड दिया जाता है। तो अगर आप लोग ये मिक्स्ड इनकम को ऐड करते हो, तो इन तीन कंपोनेंट्स को ऐड करके आपको मिलता है एनडीपी एट एफसी। किधर गया हमारा, हाँ, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा रे, आपको मिलेगा एनडीपी एट एफसी। फिर उसके बाद आप देख लो कि आपको कहाँ तक पहुंचना है। आपको ये पूछा है नेशनल इनकम क्या है, तो फिर आपको एनएनपी एट एफसी की तरफ जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन के कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस डोमेस्टिक एंड नेशनल अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, बस एनएफआई को ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है एनएफआई को ऐड करना पड़ेगा। दैट्स इट। क्लियर है क्या? यहाँ तक आप पहुंच जाओगे इन तीनों का एडिशन करके। आपको पहुंचना अगर होगा एनएनपी एट एफसी विच इज अ नेशनल इनकम का एग्रीगेट, तो फिर आपको बस एनएफआई को ऐड करना है, आप एनएनपी एट एफसी तक पहुंच जाओगे। ये है आपका इनकम मेथड जो उन्होंने 2-3 पेजेस में दिया है, मैंने आपको एक चार्ट में डालकर दे दिया। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देखना है आपको इनकम मेथड के लिए। क्लियर? उसके बाद मैं बात करती हूँ एक्सपेंडिचर। वेरी सिंपल, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। कुछ भी ढूंढना नहीं होता है, रेडीमेड सारे दिए होते हैं वैल्यूज, बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो और आंसर्स ढूंढ दो। बेसिकली ये होता क्या है, सी इज नथिंग बट प्राइवेट इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर है, वो लोग जो मतलब कंज्यूमर्स जो है, नॉर्मल कंज्यूमर कितना प्राइवेट कंजम्पशन कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, वो ऐड कर रहे हैं। दूसरा, आई इज नथिंग बट व्हाट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज नथिंग बट नेट प्लस डिप्रिसिएशन। मतलब बेसिकली दिस आई इज नथिंग बट बिजनेस वालों का इन्वेस्टमेंट। किसका इन्वेस्टमेंट? बिजनेस वालों का। जी इज नथिंग बट गवर्नमेंट सेक्टर जो खर्चा कर रहा है वो। एंड एक्स माइनस एम इज नथिंग बट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट से जो खर्चा हुआ है वो। इन सबको मिलाकर जो आता है वो जीडीपी एट एमपी होता है। देखो वैल्यू एडेड में भी जीडीपी एट एमपी था, इधर भी जीडीपी एट एमपी है, लेकिन इनकम में एनडीपी एट एमपी था, तो बी एनडीपी एट एफसी था। सो बी केयरफुल कहाँ पे क्या दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ है, जीडीपी एट एमपी ढूंढा, फिर आप नेशनल इनकम तक पहुंच सकते हो वेरी इजीली। कैसे पहुंचोगे, एनएनपी एट एफसी तक, जीडीपी एट एमपी स्टार्टिंग पॉइंट है, डिप्रिसिएशन माइनस एनएफआई प्लस एनआईटी माइनस, आप एनएनपी एट एफसी तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ये एक सम दिया था मैंने स्टूडेंट्स को, तो वो सम है वो। ठीक है, यहाँ तक पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे। ये कौन से तीन मेथड्स हो गए, कौन से तीन रहे, एक था तुम्हारा वैल्यू एडेड मेथड, एक था तुम्हारा, हाँ,
एक था तुम्हारा इनकम मेथड, ये जितना भी दिया है ना, ये 2 पेजेस, ये सारा उस चार्ट में इंक्लूड हो गया, पढ़ो मत अब। उसके बाद ये एक्सपेंडिचर मेथड को लेकर, दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। सी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन जो हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज नथिंग बट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज नथिंग बट व्हाट, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, इसीलिए लिखा, या तो डायरेक्टली दिया जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर नहीं दिया है तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन को ऐड करना भूलिएगा मत, नेट प्लस डेप्रिसिएशन को ऐड करना भूलना मत। ग्रॉस तक पहुंचना है हम लोगों को, तो नेट में तो ऐड करना पड़ेगा ना डेप्रिसिएशन। तो वो सारी चीजें यहाँ पे, यानी कि बिजनेसेस जो इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली एसेट्स में करते हैं, तो हम इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन उस एसेट का वैल्यू लेना चाहते हैं जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट था। तो ये बिजनेस का है और ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम का, और आप आंसर्स ढूंढते हो। तो ये हो गए तुम्हारे 3 मेथड, डन हो चुके हैं। ये जितने भी 6-7 पन्ने हैं मैंने 3 पेजेस में कवर करके आपके खत्म कर दिए। अब मैं एक बार बस आपको बता दूं, जैसे ये सम है, ठीक है, अब ये सम को ढूंढोगे कैसे इसका आंसर, वो भी ऑन द बेस ऑफ दैट चार्ट। ये कुछ देखो ही नहीं, नीचे क्या लिखा है कि आपको क्या क्या ढूंढना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ढूंढना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आता है, सेल्स प्रोवाइडेड, अगर आपने वो सेल्स उसी साल में सेल नहीं किया है तो चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कैसे आता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्या आपको स्टॉक की इन्फॉर्मेशन दिया है, यस, सो यू हैव टू फाइंड दैट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का स्टॉक। तो कैसे ढूंढोगे रे इसका आंसर, सबसे पहला सेल्स माइनस जो भी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक कैसे आता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है तुम्हारा, क्लोजिंग स्टॉक है 400, क्लोजिंग स्टॉक है 400, ओपनिंग स्टॉक कितना है 500, तो ये निगेटिव फिगर आ रहा है, ध्यान रखना जैसे निगेटिव फिगर आए। उसके बाद सेल्स कितना है 700, तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है तुम्हारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या बनेगा, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें से तुमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया है 350, ये जो भी वैल्यू आएगा इसमें से तुमको माइनस करना है 350। ये जब 350 माइनस कर दोगे तुमको क्या मिलेगा रे, तुमको मिलेगा जीवीए एट एमपी इज नथिंग बट व्हाट, जीडीपी एट एमपी। करेक्ट है। अब उन्होंने क्या पूछा है, नेशनल इनकम पूछा है, मतलब तुमको पहुंचना कहां तक है, एनएनपी एट एफसी। तो ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, डोमेस्टिक से इधर जाना है, एंड ये इधर जाना है। बस प्लस माइनस कर दो और खेल खत्म तुम्हारा। समझ आई। देखो मैंने बोला था ना तुमको जीएसटी नहीं दिया जाएगा, कहीं कहीं एक्साइज टैक्स दिया। एक्साइज ड्यूटी इज नथिंग बट मैन्युफैक्चरिंग पे लगाया हुआ, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर लगाया हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सब्सिडी है। एनआईटी यहाँ से मिलेगा, एनएफआई दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, प्लस माइनस खेलो, बात खत्म। समझ आए, बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेट मत करिए। क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद जो मुझे अगला बताना है, ये जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी अलग लिखो, सेकेंडरी अलग लिखो, टर्शरी अलग लिखो। इसका आप एक टेबल फॉर्मेट में भी बना सकते हो, इतना कॉम्प्लिकेट करने की बजाय आपको एक सिंपल बोलोगे। ऐसे जब समझ आते हैं ना, देखो एट द एंड आपका एमसीक्यू है तो कोई प्रेजेंटेशन देखने के लिए आ नहीं रहा, तो आपने कैसा करना चाहिए पता है इसका, इसके लिए ना एक टेबल प्लॉट कर दो, बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। कैसे, वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख दो यहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। उसके बाद आएगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ आउटपुट के बाद क्या आता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आता है। करेक्ट, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ पर आ जाएगा, और ये A1 - 2 यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, GVA, यानी कि ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर का जो आपका टोटल आएगा, इसका जो टोटल आएगा ना, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये जो भी आएगा, ये तीनों का एडिशन यहाँ पे जो भी आएगा वो आप लिख दो। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑलरेडी उन्होंने दिया है, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर का कितना दिया है 2000। उसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है 200, जो कि आपको माइनस करना है। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट सेकेंडरी का दिया है 2800। उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट किया है, आपके लिए इजी टेबल फॉर्म है ताकि गड़बड़ नहीं होगी, गलती नहीं होगी। तो वो थोड़ा सा आप लोग उस चीज को समझे, और थोड़ा सा शॉर्टकट रट्टा मत मारिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के खेलिए। देखो NFI माइनस दिया है, माइनस साइन पर गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है, ये आप कर देना, इन तीनों को टोटल आ जाएगा आपका 1800, 2000 एंड ये 1000, तो कितना आता है 3000, 4000, 4800 विल बी योर जीडीपी। कैसे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर का, तीनों सेक्टर का आएगा। सो ये तुम्हारा जीडीपी एट एमपी आएगा, तीनों सेक्टर का मिला के। तीनों सेक्टर का मिला के जब आया है जीडीपी एट एमपी, तो ये जीडीपी एट एमपी से आपको कहाँ पे पहुंचना है, नेशनल इनकम तक, मतलब एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। तो आपको डेप्रीसिएशन को माइनस करना है इसमें से,
डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 470 को माइनस कर देना, 4800 में से 470 माइनस हो जाएंगे। डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ आना है, मतलब NFI को प्लस करना है, बट प्लस से पहले ध्यान रखो ये -30 दिया है, +-30 है, तो ये ध्यान रखना +-30। एंड देन NIT को माइनस करना है, -300 कर देना, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ये क्लियर है क्या? ये निगेटिव है, ये भूलना मत, ये -30 है। क्लियर है क्या? आप लोगों को कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है आपको करना खेलना कैसा है? क्लियर है क्या? पक्का? तो इस हिसाब से सिंपल करो, ज्यादा इजीली आंसर कर पाओगे। उसके बाद चलते हैं आगे। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूलाज है, ये दिस इज नथिंग बट c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, सीधा सीधा दिया जाता है। देखो c प्लस आई प्लस जी कैसे सीधा सीधा दिया है, सी जी गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, जी तुमको मिल गया, ठीक है। इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट इज नेट एक्सपोर्ट, तुमको मिल गया x माइनस एम। दूसरा उसके बाद तुमको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन मिल गया, तो आपको आ गया सी, दिस इज नथिंग बट योर सी। एंड लास्ट वाला आ जाता है तुम्हारा, देखो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, हमको ग्रॉस तक जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट डोमेस्टिक यानी कि 770 प्लस 130 विच इज योर डेप्रिसिएशन विल बी योर जी। सो सी इज 2000, जी इज 70 माइनस 1 प्लस 130। उसके बाद c प्लस आई प्लस जी, जी इज 1100 प्लस x माइनस एम विच इज 30। ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर आया। सेम चीज को उन्होंने बोला है कि भाई सेम आंसर सेम सम है, इनकम मेथड से भी आंसर ढूंढ के बताओ, तो इनकम मेथड से भी ढूंढो। इनकम में क्या करते हो, रेंट इंटरेस्ट आपको ऐड करना है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज रेडीमेड दिया है, मिक्स्ड इनकम रेडीमेड दिया है, बस प्लस 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 खेलो और आंसर ढूंढो। समझ आई बात? सिंपल है। अगेन अब मैं बात करती हूँ आगे, ठीक है। एक फॉर्मूला है वो मुझे आपको बताना है अब। ये सारे इजी इजी सम्स है, ये आप सॉल्व कर सकते हो गया आपका, इतना ही है बस। अब फॉर्मूला बचे हैं, यूनिट नंबर 1 तुम्हारा डन। एक छोटे से फॉर्मूला, एक दो फॉर्मूलाज है वो मैं बता देती हूँ, ये बस ध्यान रखना, इसके अल्टरनेटिव नाम भूलना मत। हम्म, हाँ, ये कुछ फॉर्मूलाज है पर्सनल इनकम के, डिस्पोजेबल इनकम के। ये एक्सप्लेन, ये जो फॉर्मूलाज है इसके पीछे बहुत लॉजिक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, याद करना है। एक भी अमाउंट ढूंढने के लिए नहीं बोलेंगे, आपको जो भी अमाउंट दिया हुआ है उसको बस आपको फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दो, प्लस माइनस खेलो और बात खत्म। तो ये वाले जो फॉर्मूलाज है इसके पीछे के लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टाइम जाएगा, जो कि आपके पास अभी नहीं है, तो ये सब एक्सप्लेन कर दो। ये वाले याद कर लो सम्स। ये डिस्पोजेबल इनकम तो समझता है तुमको, डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो भी तुमने टेक अवे इनकम पर्सनल इनकम कमाया है उसमें से टैक्स माइनस करो, एंड जो नॉन टैक्स पेमेंट है पेनल्टी जो लगता है वो माइनस करो। ये वाला जो पर्सनल इनकम है ये बहुत अच्छे से करके जाना है, इस पे समझाते हैं। बस फॉर्मूला याद कर लो और बात खत्म करो, ठीक है। पर्सनल इनकम का फॉर्मूला अब आपको करना है, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम, ये फॉर्मूलाज बस देख के जाओ, बस बात खत्म। कौन सा ये पेज नंबर, अब ये नए मॉड्यूल के हिसाब से 6.11 12 13 पर है, आपका देख लेना, ठीक है, उतना देख लो, बात खत्म। अब मैं बात करती हूँ यूनिट नंबर 2, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, इस पर बात करेंगे। यूनिट, अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बच गया, रियल इनकम एंड नॉमिनल इनकम। ये फॉर्मूला है, नॉमिनल मतलब होता है करंट ईयर का आउटपुट, करंट ईयर का प्राइस, रियल होता है करंट ईयर का आउटपुट बट बेस ईयर का प्राइस। इसके बेसिस पे आप लोग नॉमिनल टू, जब आप लोग नॉमिनल टू रियल करते हो तो आपको जीडीपी डिफ्लेटर मिलता है। सो बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड इकोनॉमी मिलती है। यार बाबा, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस बढ़ने की वजह से तो हमारा जीडीपी नहीं बढ़ रहा है ना, हमें ये देखना है कि एक्चुअल हमारे गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े या नहीं बढ़े, वो आपको देखने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर होता है, जिसको प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है। क्लियर? उसके बाद मैं बात करती हूँ लास्ट, बस फॉर्मूला में वैल्यूज डाल के पुट करना होता है, कुछ नहीं करना होता है इसके अलावा। अब चलते हैं आगे, सेकेंड वाला यूनिट, छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अब कोई बड़ा नहीं है बचा, ये मेन थे दोनों, ठीक है। रियल नॉमिनल डन हो गया। अब मैं बात करती हूँ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी पे। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में एक चीज समझ लो, एक होता है सेकंड सेक्टर, टू सेक्टर इकोनॉमी, एक होता है थ्री सेक्टर इकोनॉमी, एक होता है फोर सेक्टर इकोनॉमी। ये दिस इज नथिंग बट हाउस होल्ड जो है वो फर्म को पैसे दे रहा है, एंड फर्म जो है वो हाउस होल्ड को पैसे दे रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि फर्म से हाउस होल्ड के पास पैसा जाएगा और हाउस होल्ड से फर्म की तरफ गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे।
हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज, ये लैंड लेबर कैपिटल के एंटरप्रेन्योर के जो ओनर होते हैं वो हाउस होल्ड होता है, तो वो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फर्म क्या करता है उसके अगेंस्ट तो आपको क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके देता है। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके दे रहा है, ये जब हम लोग सिर्फ बार्टर एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, मतलब लैंड लेबर दे दिया और उसके अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज ले लिए, तो उसको प्रोडक्ट यानी कि रियल फ्लो बोलते हैं। और जब हम पैसे को इन्वॉल्व करेंगे कि जैसे लैंड लेबर दिया तो उसके अगेंस्ट रेंट, वेजेस, कैपिटल, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ऐसा सब कुछ लेंगे। और जब गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे तो हम पैसा एक्सचेंज करेंगे। तो जब पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा तो हम उसको बोलते हैं फ्लो ऑफ मनी, दैट इज मनी फ्लो। तो जब इनकम प्रोडक्ट की सिर्फ बात होगी तब हम रियल फ्लो की बात कर रहे हैं, बार्टर एक्सचेंज। और जब हम लोग मतलब क्या है, हम तुमको जमीन दे रहे तो हमको खाना दे दो, इट्स लाइक दैट। बट यहाँ पे हम तुमको जमीन दे रहे हैं, उसके बदले में तुम हमको रेंट दो, फिर हम उस रेंट के अगे रेंट का जो पैसा हमें मिला है उसका यूज करके आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए वो हम लेंगे और पैसा आपको देंगे। तो ऐसा यानी कि मनी फ्लो, क्लियर है। तो ऐसे टू सेक्टर इकोनॉमी होता है जहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर एंड फॉर्म सेक्टर होता है। एक फैक्टर पेमेंट देगा, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। तो ये आपके एग्जाम में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से कहाँ की तरफ जाते हैं ये, ठीक है। ये टू सेक्टर है। ये थ्री सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट आपसे सब्सिडीज वगैरह लेता है एंड आपको बोरोइंग्स वगैरह सब कुछ दे, मतलब गवर्नमेंट आपको क्या करता है, टैक्स लेता है गवर्नमेंट एक्चुअल में हाउस जो भी ये बिजनेसेस बना रहे हैं उनसे। और फिर इनसे जो टैक्स लिया जाएगा उनके अगेंस्ट वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे। तो इस हिसाब से बस आपको याद रखना है, थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट ऐड होता है, फोर सेक्टर में जो बाहर के जो लोग होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, एक्स माइनस एम, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आपको ये समझना है कि इकोनॉमी में क्या होता है, एक सर्कुलर फ्लो जब चलता है तब इकोनॉमी से पैसा जाता भी है और इकोनॉमी में पैसा आता भी है। तो जब पैसा इंजेक्ट होगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट से पैसा इंजेक्ट होता है। मतलब क्या, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं तो इंडिया में पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है तो इंडिया के लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लोगों के हाथ में पैसा आया, तो ये इंजेक्ट होता है पैसा। और लीकेज कब होता है, जब मैं अपने मतलब क्या बोल सकते, बेड के नीचे मैंने 100 करोड़ छुपाए, तो मैंने इकोनॉमी से विड्रॉ कर लिया ना वो पैसा, तो वो इकोनॉमी में पैसा घूमेगा नहीं। तो इसलिए सेविंग इज नथिंग बट व्हाट, विड्रॉवल फ्रॉम द इकोनॉमी, यानी कि लीकेज होता है। टैक्सेस, गवर्नमेंट की जेब में पैसा जाता है, लोगों के हाथ में नहीं, इसलिए लीकेज है। इंपोर्ट्स की वजह से हमको पैसा बाहर देना पड़ता है, तो हमारे इंडिया के लोगों के हाथ में पैसा बचता नहीं, इसीलिए लीकेज होता है। तो ये लीकेज एंड इंजेक्शन आपको समझना होगा। जो लीकेज है, लीकेज के लिए आपको ये समझना है कि इकोनॉमी से पैसा घटेगा एंड इंजेक्शन से पैसा बढ़ेगा। अगर लीकेजेस ज्यादा है एज कंपेयर टू इंजेक्शन, तो इंजेक्शन, तो आपको समझना है अगर लीकेजेस ज्यादा है तो हमारा इकोनॉमी का जो नेशनल इनकम है वो कम कम होते जा रहा है। अगर इंजेक्शन जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा नेशनल इनकम बढ़ेगा, क्लियर है। ये बेसिक आपको थ्री सेक्टर टू सेक्टर के पर्सपेक्टिव से याद करना है। इसके बाद मैं बात कर रही हूँ और कुछ टॉपिक्स पे जो कि चार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एमपीसी, एपीसी, एमपीएस, एपीएस। तो ये जो चार कॉन्सेप्ट है ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले एपीसी एपीएस मतलब क्या है, कि देखो हम लोगों ने जो पैसा कमाया है उस पैसे का कितना हिस्सा, जो भी पैसा कमाया है, इनकम कमाया है, उसका कितना हिस्सा हम कंजम्पशन पे डालेंगे, हम लोगों ने जो इनकम कमाया है उसका कितना हिस्सा हम लोग सेव कर रहे हैं। तो एपीसी एपीएस, ये क्लियर है क्या तुमको, एपीसी एपीएस। अब हमारा इनकम हमेशा सेम तो नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, इनकम चेंज होगा तो हमारा कंजम्पशन भी चेंज होगा। और अगर हमारा इनकम चेंज हो रहा है तो हमारे सेविंग में भी असर होता है। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, इनकम चेंज होने की वजह से हमारा कंजम्पशन कितना चेंज हो रहा है और सेविंग कितना चेंज हो रहा है। तो ये फॉर्मूलाज है चारों के। अब इनको लेकर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है जो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हम लोग कभी भी इनकम जो होते हैं वो सारा का सारा इनकम का जो स्पेंडिंग, जितना भी इनकम कमाया है वो सारा का सारा खर्च नहीं करते हैं। एपीसी जो होता है वो बहुत वो इनफाइनाइट होता है। जब आपका वाई जीरो है, मतलब क्या बोलना है उनको समझा देती हूँ, कि यार देखो कुछ भी हो जाए, अगर आप लोग कमा भी नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं, 0% कमा रहे हो, जैसे आप लोग जीरो कमा रहे हो, लेकिन फिर भी आप खर्चा तो है ना, कुछ खाने के लिए कुछ तो लगेगा। तो इसलिए बोलते हैं जब आप लोग कमा ही नहीं रहे हो लेकिन फिर भी आपका जो खर्चा है कुछ ना कुछ तो होगा, इसीलिए एपीसी कैसा होता है, इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि एपीसी का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वाई। सी अपॉन वाई में वाई इज जीरो, और वाई इज जीरो, ये सर्टन कुछ ना कुछ तो होगा, 100 रुपए, 200 रुपए, वॉट एवर, तो समथिंग अपॉन जीरो विल ऑलवेज बी इन्फिनिटी।
And that's why we are saying that MPC is maximum will be infinity. APC can never be zero. क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब क्या है, जीरो इनकम होने के बाद भी कुछ ना कुछ तो खर्चा करोगे, इसे बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो होगा ही होगा। एपीसी कांट बी निगेटिव, क्यों? क्योंकि कुछ भी हो जाए खर्चा तो होना ही है। एपीसी 1 कब होगा? जब आपका जो कंजम्पशन है वो एंड इनकम बराबर होगा, मतलब सेविंग आपका जीरो होगा। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट हमने 100 रुपए कमाया, हमने 100 रुपए खर्च किए, तो हमारा एपीसी विल बी 1। बराबर। तो ये रट्टा मत मारो, ये सिर्फ डिराइव किया गया है। कैसे डिराइव होगा? ये डिराइव होगा, आप लोग जो फॉर्मूलाज में वैल्यूज डालो और डिराइव करो। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये सब डिराइव हो सकता है। जैसे एपीसी 1 ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है? चलो देखो, सी है, वाई है, अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए, तो इसका मतलब हमारा कौन सी चीज है? देखो, इसका मतलब यही होगा ना कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू योर न्यूमरेटर। यानी कि अगर डिनोमिनेटर मेरा 100 रुपए है, तो मेरा न्यूमरेटर जब ज्यादा होगा तभी मेरा एपीसी क्या होगा? एपीसी ग्रेटर देन 1 आएगा, 3 4 वटेवर, एक से ज्यादा। तो इसीलिए इसका मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? दिस सेविंग कर रहे हैं। एंड एपीसी लेस देन 1 कब होगा? जब हम लोग सेव करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि जितना हम लोगों ने इनकम कमाया है उसके हिसाब से हम लोग बहुत कम खर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो सेव जरूर करेंगे। तो इसीलिए उसे बोला जाता है एमपीसी लेस देन 1। जब इकोनॉमी स्टार्ट करेगा सेविंग। वैल्यू ऑफ एपीसी डिक्रीजेस एट एज योर इनकम इंक्रीजेस। बस ये ध्यान रखना, जिस रेट से इनकम बढ़ेगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जिस रेट से कंजम्पशन बढ़ता है। अब इसी चीज को उन्होंने एपीएस के पर्सपेक्टिव से बताया कि परसेंटेज सेव। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, ये आपको मिलेगा नहीं डिस्क्रिप्शन में ज्यादा। एपीसी जो है, एपीएस जो है वो इनफाइनाइट होगा जब ये जीरो होगा। ये सारे प्लॉट करके वैल्यूज ढूंढे हुए, इसके हर एक पॉइंट पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एमपीसी सेम, जो भी आपका परसेंटेज एडिशनल है वो यूज कर रहे हो आप। एमपीसी हमेशा रेंज करेगा 0 से 1 में। एमपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। एमपीसी 1 हो सकता है, एमपीसी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। हाँ, ये एमसीक्यू में आता है, एमपीसी फॉर द रिच इज मोर देन फॉर द पुअर। ठीक है। इसके अलावा ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है जहां पे आपका इनकम एंड आपका खर्चा बराबर होगा, यानी कि सेविंग जीरो होगा। जहां पर एपीसी 1 होगा, एपीएस 0 होगा। एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है जहां पे एडी इज इक्वल टू एएस होता है। ये क्लियर है क्या? बेसिक, नो प्रॉब्लम विथ ऑल। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ये पॉइंट होने के बाद मैं बात करती हूँ अगले पॉइंट्स पर, जो कि होगा, हाँ, अगला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम पे खेलना पड़ेगा। चलो, कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन। ठीक है, कंजम्पशन सेविंग फंक्शन मतलब ये तीन चीजें हैं जो आपको कवर करनी है अब। चलो नेक्स्ट, ये तो चिट्र पिटुर है, ये देख लो पहले। चलो ये देख लो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूला है, जो कि के से डिनोट होता है कि यार अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ तो कितने से आपका इनकम चेंज होगा। इसीलिए ये फॉर्मूला है। इसका लॉजिक भी मैं डिराइव करती हूँ, फॉर्मूलाज डिराइव करके देती हूँ, बट अभी नहीं करेंगे हम लोग वो। ये 3 फॉर्मूलाज है, ध्यान रखना। एग्जाम में फॉर्मूलाज में घूमना पड़ेगा आपको। डेटा क्या दिया है वो देखो, फिर डेटा के बेसिस पर आप कौन कौन से फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हो वो देखो, एंड देन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, तो ही आंसर आएगा, वरना आंसर नहीं मिलेगा। इसके अलावा इनपुट फंक्शन, इसके अलावा ये जो मनी मल्टीप्लायर है ये आपको पता चल जाएगा जब मैं सी प्लस आई वाला सिखा दूंगी तब। ये फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। ठीक है, ये सिंपल है। ये क्लियर है क्या? अच्छा, ये वाला आपको मिल गया, ये वाला एक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। इसके अलावा आपको और एक स्क्रीनशॉट लेना है, वो कौन सा है मैं बता देती हूँ। ये सबका समरी है फॉर्मूलाज का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप लोग जब भी आपको मिलेगा, मतलब जब भी आपको ये फॉर्मूलाज मिलेंगे, आप लोग क्या कर सकते हो, इजी वे में रिवाइज कर सकते हो। फॉर्मूलाज बस रिवाइज करके जाना याद से, कल जाने से पहले। अब मैं बात करती हूँ पहले कंजम्पशन फंक्शन एंड फिर सेविंग फंक्शन की। कंजम्पशन फंक्शन होता है C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पे सी बार की जगह पे ए लिख सकते हैं, कुछ और वर्ड यूज कर सकते हैं, बट ये जो वैल्यू होती है दिस इज नथिंग बट ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम आप उतना खर्चा तो करोगे ही करोगे। एंड देन जब आपका इनकम आएगा तब आपके इनकम का सर्टेन परसेंटेज आप खर्चा करते हो। तो इसीलिए ये जो कंजम्पशन फंक्शन बनता है ये कैसा बनता है रे? ये बनता है सी प्लस, कंजम्पशन फंक्शन कैसा बनता है? सी बार प्लस बी वाई से। मतलब क्या? आपका जो भी इनकम है उसका सर्टन परसेंटेज
जो भी इंक्रीज्ड इनकम है उसका सर्टेन परसेंटेज तो आप खर्चा करोगे ही करोगे। तो बढ़े हुए इनकम का कितना खर्चा करते हो वो डिनोट करता है एमपीसी से। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि सी का ये क्या है, कंजम्पशन फंक्शन माना जाएगा। एंड दूसरा आता है सेविंग फंक्शन, जितना आपने कंजम्पशन किया हुआ है उतना ही निगेटिव आपका सेविंग होता है हमेशा। इसीलिए ये जो इक्वेशन होता है ये इस तरीके से आता है। क्यों? क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो जितना आपने खर्चा किया 0.8% आपने खर्चा किया तो 0.2 आप सेव करोगे हमेशा। तो ये दोनों मिलाकर इनका 1 बनता है। तो ये बेसिक कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप लोगों को टू सेक्टर इकोनॉमी होती है तो आपका जो एग्रीगेट डिमांड होता है कि लोग डिमांड करेंगे, तो सिर्फ दो सेक्टर के लोग डिमांड कर रहे हो तो सी प्लस आई इज अ फॉर्मूला। अगर थ्री सेक्टर इकोनॉमी है तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस फॉर्मूला। एंड अगर फोर सेक्टर इकोनॉमी है तो आपका ये फॉर्मूला बनता है। तो जब आप लोगों को ऐसा बोला जाएगा कि आपका सी प्लस आई का डेटा दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा एग्रीगेट डिमांड ढूंढो, वो भी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या होता है, एडी इज इक्वल टू ए एस होता है। एडी इज इक्वल टू ए एस होता है। तो होता क्या है ना, एडी इज नथिंग बट व्हाट योर सी प्लस आई। ये देखो यहाँ पे मैंने बोला था तुमको एडी किधर गया, अच्छा इधर नहीं इधर है। ये तुम्हारे काम का नहीं है इतना सब कुछ, बट हाँ ये वाला पॉइंट तुम्हारे काम का है। दिख रहा है तुमको? अब क्या है, एडी इज इक्वल टू एस है। एडी इज नथिंग बट आई प्लस सी प्लस आई। एंड एस इज नथिंग बट योर इनकम। एस इज नथिंग बट योर इनकम। इसको हम लोग इनकम लाइन भी बोलते हैं, एस को एग्रीगेट सप्लाई वाले लाइन को। दूसरा ये हमेशा 45 डिग्री का होता है। तो एडी दिस इज नथिंग बट सी प्लस आई एंड एडी इज नथिंग बट व्हाट सी प्लस एस। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमी में ऐसा सिचुएशन है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है, मतलब एडी इज इक्वल टू ए एस है। तो हम क्या बोल रहे हैं, सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। सी सी कट हो गया तो जितना इन्वेस्टमेंट है उतना सारा सेविंग हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द एजम्पशन और थ्योरी डेवलप्ड एडी इज इक्वल टू एस के बेसिस पे जब इक्विलिब्रियम पर होगा। और इसके अलावा जो मुझे आप लोगों को समझाना है वो ये है दैट जब भी सी प्लस आई के सम्स आते हैं, सी प्लस आई सी प्लस आई, देखो ये जो एपीसी एपीएस 1 क्यू होता है इसका मैंने लॉजिक यहाँ पे बताया हुआ है, क्लियर है? हम्म, एक बार देख लेना तुम लोग बाद में नीचे डिस्क्रिप्शन से। अच्छा मुझे एक पॉइंट आपको समझाना है, सी प्लस आई जिसमें बच्चा गड़बड़ करेगा, इसलिए चलो सी प्लस आई प्लस जी वाला ले लेती हूँ पहले। सी प्लस आई इज नथिंग बट, एग्जाम में आता क्या है सब मैं बता देती हूँ, चलो डन, मैं ही क्रिएट कर लेती हूँ। सी प्लस आई यानी कि क्या आपको बताया जाएगा, इन्वेस्टमेंट जो है इक्विलिब्रियम पर वो 500 करोड़ का है। और एमपीसी जो है वो इकोनॉमी का 0.2% है, पॉइंट या 0.8 है। और जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है ये किसी भी वर्ड से डिनोट हो सकता है, सी बार ए समथिंग लाइक दैट। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम खर्चा तो होना ही है। तो वो है अराउंड मे बी 1000 करोड़। तो आप लोगों को बताना है कि वाई यानी कि इक्विलिब्रियम पर इनकम कितना होगा। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पर इनकम कितना होगा। तो आपको क्या करना चाहिए एक्चुअल में, जब भी आपको y ढूंढना होता है तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई भी आप लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, बिकॉज इक्विलिब्रियम पर एडी इज इक्वल टू ए एस बराबर। एस को हम y बोलते हैं, एस इज नथिंग बट इनकम लाइन मैंने अभी बोला। एंड दिस इज नथिंग बट सी प्लस आई। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो हमें ये पता है कि c जो है दिस इज नथिंग बट कंजम्पशन फंक्शन। यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन है आपका, दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन, दिस इज योर y एंड दिस इज योर आई। तो अब करना क्या है, जो आपका कंजम्पशन फंक्शन आप लोगों को पता है कि सी बार इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इज नथिंग बट योर 0.8 एंड y आपको ढूंढना है प्लस आई आपको दिया हुआ है रेडीमेड कितना है 500 करोड़। तो आप इसके बेसिस पर ये y इक्वेशन फॉर्म कर लो और इक्वेशन सॉल्व करके आंसर ढूंढ सकते हो। दिस इज वेरी सिंपल, ये कोई लॉजिकल इतना डिफिकल्ट नहीं था। मजा कब आता है, मजा आता है जब थ्री सेक्टर इकोनॉमी होगी तब आप लोगों की बजेगी बैंड। क्यों बजेगी मैं आपको समझा देती हूँ, दिखाती हूँ आपको क्यों ऐसा होता है। बिकॉज वहां पे टैक्स जो है वो 3-4 तरीके से आपको बताया जाएगा। कैसे 3-4 तरीके है बता देती हूँ। थ्री सेक्टर मॉडल है, ठीक है। तो थ्री सेक्टर मॉडल
में आपको 4 तरीके से सम्स आ सकते हैं। 4 तरीके से कैसे? एक लमसम मेथड, मतलब क्या? सीधा सीधा टैक्स का अमाउंट दिया जाएगा। तो टैक्स का जो अमाउंट दिया जाता है वो यूजुअली कैसे दिया जाता है? जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उतना ही तुम्हारा टैक्स है। तो आप सी प्लस आई प्लस जी खेलोगे, ठीक है? एक तो ये, बट ये ध्यान रखना, बिकॉज गवर्नमेंट है तो बिकॉज गवर्नमेंट टैक्स लेगा, तो टैक्स अगर आता है इकोनॉमी में तो हम लोगों को वाई की जगह वाई डी कंसिडर करना पड़ता है। मतलब आप लोगों को वाई तो ढूंढना है इकोनॉमी का, बट जब आप कंजम्पशन फंक्शन डिराइव करोगे तो कंजम्पशन फंक्शन आपका डिराइव होगा सी बार प्लस बी वाई डी। वाई डी क्यों लिया मैंने यहाँ पर? 3 सेक्टर में, 2 सेक्टर में सिर्फ वाई लिया, तो गवर्नमेंट नहीं तक तो टैक्स जा ही नहीं रहा था, यहाँ पर टैक्स जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, हम तब खर्चा करेंगे ना जब गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे। तो डिस्पोजेबल इनकम हमें ढूंढना पड़ेगा, वाई डी ढूंढना पड़ेगा, विच विल बी योर वाई माइनस टैक्स। जो भी इनकम आपने कमाया है, टेक अवे इनकम माइनस जो होम घर पे जो इनकम लेकर जाओगे उसमें से टैक्स कटेगा, तब जाकर तुम्हारा वाईडी आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है 3 सेक्टर का कंजम्पशन फंक्शन का, वो ये बनता है। क्लियर है क्या? अभी आपको समझ आया? तो इस हिसाब से आपको प्लॉट करना है वैल्यूज को और आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पर किधर गया? हाँ, तो ये जो वैल्यू जो आप लोग को ढूंढनी, कैसे ढूंढनी, देखो सी बार, सी मतलब सी बार प्लस ए वाई डी, वाई डी इज नथिंग बट वाई माइनस टी, जहां पर आपका ए इज नथिंग बट एमपीसी ए बी, जो भी आपको लेना है, कोई अल्फाबेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? दिस इज नथिंग बट योर इनकम वाई माइनस टी, टी इज नथिंग बट योर टैक्स, जो कि एक्चुअल में जब ये लमसम मेथड होता है वहां पे सीधा लिख देते गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितना है उतना ही टैक्स है। तो दिस इज नथिंग बट योर आई, दिस इज योर जी, जितना आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उतना से, जैसे 100 करोड़ है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो आपको क्या करना है, बस टी आपको 100 करोड़ ले लेना है, वाई आपका वैसा ही रहेगा, ए आपको पता होगा, सी बार आपको पता होगा, आई पता होगा, जी पता होगा, बस वाई को ढूंढो। प्लॉट करना सही से आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं करना है। दूसरा एक टेक्निक होता है जहां पे लमसम प्लस ट्रांसफर पेमेंट के बेसिस पे दिया जाता है। दिस इज नथिंग बट बस ट्रांसफर पे रिसीट को ऐड करना है, दैट्स इट, कुछ भी और चेंज नहीं है, दैट्स इट, सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट को ऐड कर दो। मैं एक सम सॉल्व करके दिखाती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा इजी समझ में आ जाएगा कि क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। एक मिनट, एक सम ले लेते हैं हम लोग, एक हाथ सम, ट्रांसफर पेमेंट है ये। चलो ये वाला सम देख लेते हैं, ये वाला सम दिख रहा है तुमको? क्लियर है? तो अभी आपको करना क्या है, आपको क्या ढूंढना है, नेशनल इनकम ढूंढना है, साइज ऑफ मल्टीप्लायर ढूंढना है, वो बाद में देखते हैं। साइज ऑफ मल्टीप्लायर पहले क्या, नेशनल इनकम ढूंढना है इक्विलिब्रियम पे। तो आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो रे, आपके पास दिया हुआ है सी, सी कितना दिया हुआ है, सी क्या है तुम्हारा, सी कितना है, 10 प्लस 0.75 वाई डी, ये तुम्हारा सी है। 3 सेक्टर इकोनॉमी में फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई प्लस जी, करेक्ट है, वो तुम्हारा इनकम बताता है। बट देखो ये वाई है, ये वाई डी है, तो आप प्लस माइनस तो कर नहीं सकते, तो आपको सी पता है ये है, तो आपने सी का वैल्यू डाल दिया, प्लस ये हो गया आपका सी। आपका वाई कितना है, आई कितना है, आई 50 दिया हुआ है, बात खत्म हो गई, प्लस जी कितना है तुम्हारा 20 से 20, तो आपका जी आ गया, आई आ गया, सी आ गया। बट बिकॉज ये y इज इक्वल टू ए, y और वाई डी प्लस माइनस नहीं हो सकते, आपके दो वेरिएबल्स हो गए, आपको एक में कन्वर्ट करने के लिए क्या खेल खेलना पड़ेगा, दिस प्लस 0.75। अब वाई डी कैसे आता है, y माइनस टैक्स, आपको ये पता है y माइनस, y आपको ढूंढना है ना, तो आपको ये पता है कि y माइनस टैक्स करके आता है। टैक्स का अमाउंट उन्होंने क्या बोला, जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उतना ही लो, यानी कि 20 प्लस 50 प्लस 20, बस सॉल्व द ब्रैकेट, 0.75 आए, पॉइंट, ये जो भी आंसर आएगा ब्रैकेट से ही जाओ प्लीज। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स आपको आता है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये आप बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स से सॉल्व करो ब्रैकेट को पहले, और फिर प्लस माइनस करके गेम ओवर, आपका आ जाएगा वाई। ये इसी तरीके से सम सॉल्व करने, बाकी कुछ भी आपको नहीं करना है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एंड मल्टीप्लायर का वैल्यू यानी कि के का वैल्यू, आपको एमपीसी पता है, बस वैल्यू डाल दो और आंसर ढूंढो। क्लियर है? दूसरा पॉइंट आता है एज अ कंजम्पशन फंक्शन तरह, जैसे आप लोगों ने देखा लमसम, तो वैसे लमसम एंड ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट ये कुछ भी मत देखना, बहुत क्रिटिकल करके रखा हुआ है फालतू का, अननेसेसरी का ये सब कुछ लिखा है, ये कुछ भी मत पढ़ो, सिंपल सा फंडा है। जैसे देखो अब मैं सम सॉल्व करके दिखा देती हूँ, आप ही खुद समझ जाओगे कि कितना इजी है। देखो क्या सम है, ये तुमको सम दिया हुआ है, करेक्ट है, आपको इक्विलिब्रियम का लेवल ढूंढना है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी करते हो आप लोग। अब यहाँ पे c कितना है, 100 प्लस 0.75 वाई डी
बराबर है, प्लस आई कितना दिया हुआ है, आई है 200, प्लस जी कितना दिया हुआ है, जी है तुम्हारा 100। बट बिकॉज ट्रांसफर पेमेंट है, आपको पता है ट्रांसफर पेमेंट इज वन तरफा, तो इसीलिए बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफर पेमेंट भी देता है, इसीलिए आपको क्या करना होता है, तो बस होता है। एक्चुअल में ये जो ट्रांसफर पेमेंट है वो इन लोगों का इनकम है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं ना कि यहाँ पे ऐड करने की जगह वो यहाँ पर करते हैं, बट एट द एंड कहीं पर भी प्लस करो चल जाता है। ठीक है, कहीं पर भी प्लस करो, बाकी सब सेम है। 0.75 y माइनस टैक्स, y माइनस टैक्स, और ये पूरा एक ब्रैकेट 200 प्लस 100। अरे ट्रांसफर पेमेंट की गड़बड़ कर दी मैंने, प्लस ट्रांसफर पेमेंट, इधर प्लस टी आर, प्लस ट्रांसफर कितना है, 50 है ना, हाँ 50 है, प्लस 200 प्लस 100। हाँ ठीक है, चलो ये क्लियर है क्या। बस सॉल्व द आंसर, मतलब सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यूज। नेक्स्ट उसके बाद टैक्स एज अ लमसम हो गया तुम्हारा, एंड ट्रांसफर पेमेंट। अब तीसरा आता है, तीसरा जो टाइप आएगा वो आएगा टैक्स एज अ फंक्शन। टैक्स एज अ फंक्शन मतलब क्या, जैसे सी का फंक्शन दिया था वैसे ही टी का भी फंक्शन दिया जाएगा। तो आपको ब्रैकेट में जब आप वाई डी को वाई माइनस टी करते हो, तो y माइनस टी की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन डालना पड़ेगा। उसका भी एक सम सॉल्व करके दिखाती हूँ जिससे आपको इजी हो जाएगा। टैक्स फंक्शन याद रखना क्या है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग यू हैव टू पे सम सर्टेन टैक्स, जो गुड्स पे आप पे करते हो, प्लस आपका जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, y जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आप कुछ ना कुछ तो टैक्स पे करोगे। तो पहले बेसिक तो कुछ भी हो जाए पे करना ही है, उसके अलावा आपका इनकम के हिसाब से आप टैक्स पे करोगे और एडिशनल। तो इसका जो एग्जाम में सम्स आते हैं तो देख लो, चलो ऐसा सम है देख लो। टैक्स एज अ फंक्शन अगेन सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये एक्स माइनस एम तो नहीं है, गवर्नमेंट ही है सिर्फ। तो थ्री सेक्टर है, क्या लिखा हुआ है 75, वाई इज इक्वल टू 75 प्लस 0.5 वाई डी की जगह उन्होंने पहले खुद ही करके दे दिया वाई माइनस टी, तो ये पॉइंट वाई माइनस टी। इसके अलावा आई कितना, ये सब कुछ एक ब्रैकेट में डाल देना। आई कितना है, आई है 80, प्लस जी कितना है रे, जी जी है 100। अब ये जो है देयरफॉर y इज इक्वल टू 75 प्लस, अब आपको पता है 0.5 y माइनस, बट t को डायरेक्टली आप अभी तक आंसर दो, मतलब जो वैल्यू है डायरेक्टली प्लॉट करते थे। अब आपके पास आंसर नहीं है, आपके पास क्या है, ये और एक बड़ा सा फंक्शन दिया हुआ है, तो बस आपको क्या करना है, उसके उसके जगह पे आपको ये फंक्शन डालना है, क्या है 25, टी का वैल्यू डाल दूं मैं, टी का वैल्यू क्या है प्लस 0.1 y, ठीक है, प्लस 80 प्लस 100 यानी कि 180 लिख दिया मैंने। बस सॉल्व द वैल्यू, सॉल्व द ब्रैकेट एंड फाइंड द वैल्यूज, खत्म। समझ आया। बस ब्रैकेट से वैल्यूज को आपको 0.5 को मल्टीप्लाई करो, ये ब्रैकेट ओपन करो और वैल्यूज ढूंढो, इतना सिंपल, इट्स दैट सिंपल। तो आपको बस वैल्यूज ढूंढने के लिए फॉर्मूला में सही से प्लॉट करना जरूरी है। ये एक तरीका होता है, और एक होता है ट्रांसफर पेमेंट को ऐड करना। ट्रांसफर पेमेंट को जब भी बोलेंगे तो इधर बस टी आर ऐड कर देना, मतलब क्या आपका फॉर्मूला क्या आएगा, ये जो y का जो लिखा हुआ है सी जो फंक्शन है आपका कैसे आएगा, सी बार प्लस ए y माइनस टी प्लस टी आर, ठीक है। ये आपका आएगा क्या, कंजम्पशन फंक्शन। क्लियर, डन, दैट्स इट। एंड देन लास्ट में जब आपका फोर सेक्टर इकोनॉमी आएगा तो x माइनस एम को अभी ऐड कर देना। एंड इसके अलावा ये मल्टीप्लायर का वैल्यूज आता है, ये डायरेक्टली दिया जाता है, और ज्यादा कभी अगर आपको ढूंढना पड़ा तो ये फॉर्मूला है, बस प्लॉट करो और खत्म करो। आपको बस फॉर्मूलाज याद करने हैं, इसमें फॉर्मूलाज पर खेलना है आपको। बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं आपको, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे 6-7 मार्क के लिए जितना भी आएगा वो सारा सारा फॉर्मूला बेस्ड आएगा। फॉर्मूला में गड़बड़ मत करिएगा, लगे तो मैसेज डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई रिवर्ट बैक ऑन दैट। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।